रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक ठोसों के लिए है, तब आधार मानते हैं हम क्षण, जैसे इस तरह का क्षण है। अब इसको गर्म करेंगे तो इसका लंबाई थोड़ी देर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा देंगे। तो एक लंबाई, तो एक लंबाई नहीं है बल्कि ये क्या है, एकांक लंबाई। क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई। एकांक लंबाई के क्षण रॉड के तापमान को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने एकांक 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लो। एकांक लंबाई के क्षण के तापमान को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब लेने से रेखीय प्रसार गुणांक को ऐसा चिन्ह देते हैं जिसे अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसीलिए अल्फा बराबर हो जाएगा, परिभाषा हम एकांक लंबाई के लिए दिए हैं, लेकिन क्षण की पूरी लंबाई दी रहती है, इसीलिए लेते हैं लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि बटे क्या होगा, कुल लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित क्या आ जाएगा, ताप वृद्धि। अब इस तरह से सूत्र बन जाता है रेखीय प्रसार गुणांक का, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। अगर हम संकेतों में लेंगे तो लंबाई में वृद्धि को दर्शाते हैं डेल एल से। त्रिभुज नहीं है ये, डेल बोलते हैं ना। तो डेल एल है, प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल है, और ताप में वृद्धि को लेते हैं हम, संकेत क्या दिया गया है, टी, इसीलिए यहाँ पर लेते हैं डेल टी। तो सूत्र होता है अल्फा इक्वल टू डेल एल बटे एल इंटू डेल टी। का एक और फायदा है, ज्ञात करना चाहें तब सूत्र हो जाता है डेल एल बराबर, इसको इधर कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा ये अल्फा एल डेल टी, अल्फा एल इंटू डेल टी। तो इस तरह से ये सूत्र मिल जाता है, लंबाई में वृद्धि बराबर क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक लिखोगे तब लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। ठीक है, इस तरह से गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। अल्फा का के लिए रेखीय प्रसार गुणांक जो है अल्फा, इसकी परिभाषा देना है। हमारा उद्देश्य है रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना, है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा के लिए थोड़ा सा बैक चलेंगे इस सूत्र का। इस सूत्र को ध्यान से देखोगे, यदि इसमें क्या क्या मान रख दें, यदि दोनों बराबर हो और इसका मान 1 रखें तब क्या होगा, अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर इसको 1 रख दें और इसको 1 रखें तब क्या आएगा, डेल एल, ऐसा करके डेल एल।
L is equal to 1 into del T is equal to 1। इस कंडीशन को समझना थोड़ा सा, फिर परिभाषा अपने आप बनेगा। इस सूत्र को ध्यान से देखोगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल। इफ कब होगा, अगर एल का मान 1 रख दें और डेल टी का मान 1 रख दें, तब अल्फा इज इक्वल टू एल आ जाएगा। समझ में आ गया ये? इस सूत्र को देखो, परिभाषा आ गया। एकांक लंबाई के क्षण, क्योंकि एल का मान 1 रखे, इसीलिए एकांक लंबाई के क्षण के तापमान को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में जितनी वृद्धि होती है, क्षण के लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। कहने का अर्थ है, ये हमारा जो सूत्र आया उसी को यहाँ पर गणितीय भाषा में लिखा गया है। का मात्रक, आगे चलते हैं, इसका मात्रक, तो मात्रक भी इसी सूत्र से बनेगा। तो ये लंबाई और लंबाई कट गया और बचा डेल टी, जिसका मात्रक होता है अंश सेंटीग्रेड। इसीलिए रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है प्रति अंश सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या आएगा, प्रति अंश सेंटीग्रेड। या इसको ऐसा लिखते हैं हम, ऐसा करके ऐसा संकेत के रूप में भी लिखा जाता है। और ये जो अल्फा का मान आता है, अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर है, लोहे के लिए होता है अल्फा बराबर होता है 1.2 इंटू 10⁴ प्रति अंश सेंटीग्रेड। लोहे के लिए रेखीय प्रसार गुणांक होता है 1.2 × 10⁴ प्रति अंश सेंटीग्रेड। या इसको हम लिख सकते हैं, ये दशमलव के रूप में लिखोगे तो कितना आएगा, ये सामने 3 तो 0 लगाओगे, 0.000 फिर 1 2 प्रति अंश सेंटीग्रेड। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लोहे के लिए अल्फा का मान, इसी तरह से अलग अलग धातुओं के लिए अल्फा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक एक बार और समझ लो, इसको नया शब्दावली होता है तुम लोगों के लिए, आगे फिर सब क्लियर हो जाएगी। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, इसका कॉन्सेप्ट कब लेते हैं, जब किसी क्षण या लंबी वस्तु के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके तापमान को बढ़ाते हैं, तब उसके लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तब इसी में परिभाषा दिया गया है। एकांक लंबाई के क्षण के तापमान को 1 अंश बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अतः इस कथन के अनुसार अल्फा बराबर होगा लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। अब इसको सांकेतिक रूप में लिखें, तब अल्फा बराबर होगा डेल एल, मतलब लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई मतलब एल गुणित ताप में वृद्धि, इसको डेल टी लेते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं अल्फा इक्वल टू डेल एल, कब, इफ दिया गया है यदि एल बराबर 1 हो और डेल टी बराबर 1। ठीक है, तब फिर से इस कथन के आधार पर देखें तो हमारा ये परिभाषा बन जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक के लिए अर्थात एल का मान 1, तो एकांक लंबाई के क्षण के तापमान को 1 अंश डेल टी बराबर 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में जितनी वृद्धि होती है डेल एल, उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। आगे ठीक है, इससे आगे मॉडिफाइड सूत्र लिख देते हैं, लंबाई में वृद्धि क्या होगा, अल्फा फिर एल प्लस डेल टी। अब आ जाते हैं इसके मात्रक पर, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक अब प्रति अंश सेल्सियस होता है, या फिर ऐसा प्रति का चिन्ह डालते हैं, अंश सेल्सियस लिखते हैं। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। लोहे के लिए इसका जो मान निर्धारित है 1.2 × 10⁴ प्रति अंश सेल्सियस। चाहो तो इसको इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक,
तब यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसको अल्फा के बजाय हम दर्शाते हैं बीटा से, दूसरा संकेत आ जाता है बीटा। तब यहाँ पर एकांक लंबाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल के, अब यहाँ पर चादर कह सकते हो, के तापमान को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर, यहाँ पर चादर लिख सकते हैं, के क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही है, कथन वही है। क्षेत्रीय कहा गया है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, एरिया में वृद्धि होगा, तब एरिया में वृद्धि होगा, इसीलिए लेंगे एकांक क्षेत्रफल के चादर के तापमान को 1 अंश बढ़ाने पर चादर के क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित लंबाई में वृद्धि। तब सूत्र उसी तरह से बन गया। अब आगे यहाँ पर लेते हैं बीटा इजगल टू, तो डेल एक यहाँ पर लिख लेते हैं ए, एरिया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप में वृद्धि। तो इस तरह से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए परिभाषा बन गया है ये। अब यहाँ पर रखते हैं, यदि ए बराबर 1 रखें और डेल टी बराबर 1 रखें, तब बीटा इजिकल टू आ जाएगा डेल ए, क्या आ गया, 1 का मान 1 रख दो, डेल टी का मान 1 रख दो, तो बीटा इजिकल टू ए आया। अर्थात यहीं से हमारा परिभाषा बन जाता है एकांक क्षेत्रफल के चादर के तापमान को 1 अंश बढ़ाने पर चादर के क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि डेल ए होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होता है, इसीलिए सूत्र है क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए बराबर हो जाएगा बीटा, मतलब क्या हुआ, सूत्र यही है, इसको छोड़ दें, इधर पक्षांतर कर दिया और लिखे डेल ए बराबर बीटा, फिर क्या होगा ए इंटू डेल टी। तो इस तरह से आता है क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद देते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक की दृष्टि से देखेंगे तब इसीलिए हो जाएगा प्रति अंश सेंटीग्रेड, तो इसका भी मात्रक आ गया प्रति अंश सेंटीग्रेड। ठीक इसी तरह से आ जाते हैं गुणांक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आयतन प्रसार गुणांक, और इसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर लेते हैं, चूंकि एकांक आयतन के कोई भी वस्तु है, वस्तु के तापमान को 1 अंश बढ़ाने पर वस्तु के आयतन में जितनी वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं।
देखो एक कॉन्सेप्ट याद है तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप बन गया। आयतन प्रसार गुणांक गामा, तो एकांक आयतन के वस्तु के तापमान को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वस्तु के आयतन में जितनी वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। तब यहाँ पर गामा बराबर आ जाएगा, क्षेत्रफल के हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आयतन में वृद्धि, और ये प्रारंभिक क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा प्रारंभिक आयतन। गामा बराबर हो जाएगा डेल भी, आयतन को वॉल्यूम भी से दर्शाते हैं, और ये हो जाएगा भी। अब यहीं पर तो गामा इजगल टू आएगा डेल भी बटे भी इंटू डेल टी। तब यहाँ पर आ जाएगा v इजगल टू 1 रखें, डेल टी इजगल टू 1, तब यहाँ पर गामा इजगल टू आ जाएगा डेल v। इस तरह से सूत्र बन जाता है यदि v इजगल टू 1 रखें, डेल टी इजगल टू 1 रखें, तो गामा इजगल टू क्या आ जाएगा डेल v आ गया। ये परिभाषा हमारा वही आ गया। एकांक आयतन के वस्तु के तापमान को 1 अंश बढ़ाने पर वस्तु के आयतन में जितनी वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, और सूत्र बन जाएगा आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। आगे हम लेते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि के बजाय आ जाएगा ये आयतन में वृद्धि, और यहाँ पर डेल भी आ जाएगा, ये गामा आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं भी। इसी तरह से आ जाएगा ये आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक, तो इसका भी होगा प्रति अंश सेल्सियस। तो आयतन में वृद्धि के लिए निकाल सकते हो गामा डेल भी इजगल टू गामा भी इंटू डेल टी, अर्थात आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि, और इसका जो मात्रक हो जाएगा प्रति अंश सेल्सियस। इस तरह से हम तीनों चीजों को जान सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है तीनों में संबंध, बीटा गामा में संबंध। तो पहला पॉइंट लेते हैं अल्फा व बीटा में संबंध। तब अल्फा व बीटा में संबंध के लिए सीधा सीधा आता है बीटा इजगल टू 2 अल्फा। कैसे आया है इसको 11वीं कक्षा में पढ़ोगे। अब याद रखना है बीटा इजगल टू 2 अल्फा, अर्थात जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। और दूसरा लेते हैं हम अल्फा व गामा में संबंध। तब यहाँ पर आ जाएगा गामा इजगल टू होता है 3 अल्फा, अर्थात जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। तो ध्यान में रखोगे इसको। अब हम चाहते हैं कि अल्फा बीटा व गामा में संबंध, अतः यहाँ पर लिख सकते हो अल्फा तो जो को त्यों है, तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर क्या होगा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। तो अल्फा के जगह तो हम सीधा अल्फा लिख सकते हैं, बीटा के जगह 2 अल्फा है तो 2 अल्फा लिख दो, गामा के जगह 3 अल्फा है तो 3 अल्फा लिख दो। अल्फा अल्फा सब कट जाएगा, इसीलिए आता है 1:2:3। तो याद रखना अल्फा बीटा गामा में जो अनुपात आता है 1:2:3। ठीक, कैसा आया ये भी समझ में आ गया। प्रश्न देंगे उसको हल करके आएंगे आप लोग, है ना। एक प्रश्न मैं हल कर लेता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट। लोहे के छड़ के ताप को 100 अंश सेल्सियस बढ़ाया जाता है, लोहे के छड़ की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। आपको दिया रहेगा अल्फा इजगल टू हो सकता है तो 1.2 × 10⁻⁴ प्रति अंश सेल्सियस, ऐसा दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो इसको याद करना है, अधिकतर क्वेश्चन में दिया रहता है।
तो हल करेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है डेल एल बराबर क्या होता है अल्फा एल इंटू डेल टी। ऐसा सूत्र बताया गया है। डेल एल क्या होती है लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में कितनी वृद्धि पूछा गया है तो डेल एल लेंगे। अल्फा का मान दिया है, प्रारंभिक लंबाई एल ऑलरेडी दिया गया है। डेल टी तापमान में वृद्धि बढ़ाया जाता है मतलब 100 सेल्सियस, इसीलिए डेल एल बराबर आ जाएगा अल्फा का मान रख देंगे कितना 1.2 गुणी 10 की घात ऋण 4, फिर ब्रैकेट में रखेंगे प्रारंभिक लंबाई कितना है 0.5, डेल टी कितना है 100, तो डेल एल बराबर आ जाएगा 1.2 गुणी 10 की घात ऋण 4, और इसको गुणा करोगे तब कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इसमें गुणा करोगे तब कितना आ जाएगा ये 12 पंचे 60 और एक जीरो और एक जीरो, एक के बाद दशमलव ऐसा करके आ जाएगा गुणी 10 की घात ऋण 4। तब डेल एल बराबर आ जाएगा ये 60 है, इसको हम 6 लिखेंगे तब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 6 गुणी 10 की घात ऋण 3 मीटर, या डेल एल बराबर हो जाएगा 6 mm 6 मिलीमीटर लोहे का छड़।